शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे साइंस वाले पोर्शन से। और साइंस में आज फार्मिंग से संबंधित न्यूज़ आई है जिसमें उल्लेख किया गया है स्ट्रिप फार्मिंग का। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, अलग अलग पिक्चर में स्ट्रिप फार्मिंग का के बारे में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो पट्टी आप देख रहे हो इसको स्ट्रिप कहते हैं। ये अलग क्रॉप है और ये अलग क्रॉप है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है ना, अलग अलग स्ट्रिप रहती है एक ही खेत में, एक ही पट्टी में, अलग अलग क्रॉप की, ठीक है। ये मान के चलो गेहूं है, तो यहाँ पर आपने मक्का लगा दिया। इस प्रकार से आप अल्टरनेटिव मैनर में खेती करते हैं एक ही खेत में, इसको हम कहते हैं स्ट्रिप फार्मिंग। तो स्ट्रिप फार्मिंग क्या है? इस प्रोसेस में क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इन अल्टरनेट स्ट्रिप्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। हमने देखे थे गेहूं की पट्टी अलग थी, मक्के की पट्टी अलग थी, ठीक है। खेत एक ही था, मतलब हमने उसमें दो फसलें या फिर उससे भी ज़्यादा फसलें पैदा कर ली थी। डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड as usually with different growing period so that they can be harvested at different time। दूसरी बात ये है, अलग अलग पीरियड में फसलों को बोया जाता है, अलग अलग फसलों में उनकी कटाई भी होगी, ठीक है। गेहूं को पहले बो दिए, मक्का को बाद में बो दिए। दिस कैन इंश्योर दैट नो पॉइंट ऑफ टाइम द लैंड इज लेइंग completely fallow। This is necessary to prevent the action of wind and heat which can erode topsoil of a barren land। इससे क्या होता है ना, हमारी जो भूमि है वो खाली नहीं रहती है। एक फसल कट रही है, दूसरे फसल ने उस जमीन को पकड़ के रखी है, तो हवा का जो बहाव रहता है ना, उसके कारण से मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। बंजर भूमि होने से आप इसको रोक सकते हैं। This can ensure that at a no point of time the land is lying completely fallow। यदि जो क्रॉप है grown are of different height, the taller ones can break the speed of wind blowing over the soil while the shorter ones can control flow of water। तो जो ऊंची वाली जो फसल है हमारी, वो क्या काम करती है? हवा को रोकती है, हवा को रोकती है, मिट्टी के क्षरण को बचाती है। और जो छोटी फसल है ना, वो क्या काम करती है? पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है। नहीं तो पानी भी बहा करके मिट्टी को ना बहा के ले जा लेता है, और उसका जो उपजाऊपन रहता है उसको भी अपने साथ साथ में बहा कर ले जाता है। टुगेदर दे कैन स्ट्रेंथन द सॉइल कवर फ्रॉम गेटिंग इरोड। तो मतलब भूमि को क्षरण जिसको कहते हैं हिंदी में, भूमि की इरोडिंग को आप रोक सकते हो इस मेथड से। तो न्यूज़ यही बताई जाती है कि इंडियन फार्मिंग प्रैक्टिसेस लर्निंग फ्रॉम एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ कैसी प्रैक्टिस अपनाई जा रही है और वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ अपनाया जा रहा है खेती करने के लिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग as seen in the US is when wheat is grown along with the corn and soybean। तो स्ट्रिप फार्मिंग में अमेरिका में क्या करते हैं ये लोग, एक साथ में क्या क्या लगाते हैं? मक्का, सोयाबीन और गेहूं इन द सेम फार्म इन एन अल्टरनेटिव मैनर। अल्टरनेटिव मैनर में इनको लगाते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि अमेरिका के जो ज़्यादातर खेत है ना, वो बड़े बड़े प्लॉट के प्लॉट हैं, अपने यहाँ के छोटे छोटे नहीं हैं। जैसे कि क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़मीन भी कम कम है ना, छोटे किसान बहुत ज़्यादा हैं, इसी के चलते चलते उनके खेतों का साइज, जोत का जो आकार है वो छोटा है। और जब जोत का आकार छोटा है ना, तो वहाँ पर आप मशीन लेके जा सकते हो, ठीक है, और ना ही आप जो है कोई भी काम अच्छे से वहाँ पर कर सकते हो। प्लांटिंग स्ट्रेटजी, इसमें रिले प्लांटिंग के बारे में बताया गया है। रिले प्लांटिंग का मतलब होता है बहुत ही कम रिस्क रहेगा, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर रहेगा,
आल्सो इंसेक्ट स्प्रेड लेस रहेगा ओवर द वेराइड क्रॉप्स। आगे चलते हैं और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बताया गया है। एक पेपर है जो कि इशू किया गया था रिसेंटली इन प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, जिसको शॉर्टकट में यूएसए PNAS कहते हैं। टाइटल था इसका इंटीग्रेटेड फार्मिंग विद इंटरक्रॉपिंग इंक्रीजेस फूड प्रोडक्शन वाइल रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट फुटप्रिंट। तो जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है ना विथ इंटरक्रॉपिंग, इसने क्या काम करा है, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया है और जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है उसको कम किया है। इस ये जो वर्क है इसमें क्या क्या पाया गया। पहले नंबर का रिले प्लांटिंग इनहेंसेस यील्ड। रिले प्लांटिंग के माध्यम से आपकी जो उपज है वो बढ़ी है, पैदावार बढ़ी है। विथ फील्ड रोटेशन या फिर स्ट्रिप रोटेशन जिसको हम कहते हैं, अलाउंग स्ट्रिप फॉर प्लांटिंग अदर प्लांट सच एस ग्रास फ्रूट्स बिसाइड द मेजर क्रॉप वाज मोर फ्रूटफुल। स्ट्रिप प्लांटिंग में अलग अलग फसलें आपने उगाए थे, जैसे कि एक पट्टी घास की थी, दूसरी पट्टी फ्रूट की रही, तो और एक तो रहेगी मेजर क्रॉप की। ये क्या है, काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। सॉइल मंचिंग दैट इज अवेलेबल मीन्स सच एज क्रॉप एक्स्ट्रा इन एडिशन टू मेजर क्रॉप सच एज वीट और राइस। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, कई सारी जो सामग्री रहता है ना, इसका उपयोग मल्च के रूप में किया जाता है, जिनका यूज़ मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए, मिट्टी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने, खरपतवार की वृद्धि रोकने और दबाने, और सौंदर्य वृद्धि के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और फिर सॉइल मंचिंग के बारे में बताया जाता है, दैट इज अवेलेबल मीन्स सच एज क्रॉप एक्स्ट्रा इन एडिशन टू द मेजर क्रॉप सच एज वीट या फिर राइस, एंड नो टिल और फिर रिड्यूस टिलेज विच इंक्रीज द एनुअल क्रॉप यील्ड अप टू बाई 15.6 से 49.9% एंड डिक्रीजिंग द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बाई 17.3% कंपेयर्ड विथ ट्रेडिशनल मोनोकल्चर क्रॉपिंग। फायदा बताया जाता है कि अभी जो चीज़ें यूज़ की गई हैं नए नए में, और मोनोकल्चर जो की जाती है उससे जो कृषि की जाती है उसके तुलना में, तो क्रॉप का जो उत्पादन है ना 15 से लगभग 50% वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल जो फुटप्रिंट है ना, वो उसमें डिक्रीजमेंट हमको देखने को मिला है 17.3% कंपेयर्ड विथ ट्रेडिशनल मोनोकल्चर क्रॉपिंग। यहाँ पर जो टिलेज के बारे में बताया जाता है कि नो टिल या फिर रिड्यूस टिलेज, मतलब इसका ये है कि आपको जुताई कम से कम करना है। और इसमें बताया जाता है, दिस लेड टू द कंक्लूजन दैट स्मॉल फार्म होल्डर कैन ग्रो मोर फूड एंड हैव रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। इसका मतलब ये है, यदि कोई छोटा किसान भी है जिसके पास कम ज़मीन है तो वो इससे अपनी उपज को बढ़ा सकता है। और दूसरी बात ये है, जो वो इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहा है ना पर्टिकुलर एक व्यक्ति, तो उस एक व्यक्ति का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट कम हो जाएगा, पर्यावरणीय प्रदूषण प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो फैलाया जाता है उसको। हाउ डू दीज फैक्टर अप्लाई टू स्मॉल फार्मर्स ऑफ इंडिया? Current statistics reveal that our country has significant population of small farmer, many owning less than 2 hectare of land। हमारे यहाँ पर हम इन मेथड को कैसे करके अपना सकते हैं, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो किसान है ना उनके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है। 70% ऑफ इट्स रूरल हाउस होल्ड स्टिल डिपेंड प्राइमरली ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो 70% जो लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए किस पर निर्भर हैं, अभी भी प्राइमरली रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है।
और 82% ऑफ फार्मर बीइंग स्मॉल एंड मार्जिनल। यहाँ पर डाटा बताया जाता है, बहुत ही अच्छा डाटा, इसको हमें ध्यान में रखना है कि 82% ऐसे किसान हैं जो कि छोटे और मार्जिनल फार्मर हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स 2017-18 में इस्टीमेट किया गया था टू बी 275 मिलियन टन। Some other have pointed out that only 30% of all farmer borrow from formal sources। इसके बाद किसानों की हालत बताई जाती है और बताया जाता है कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं ना 30% ही ऐसे हैं जो कि उनको जो फॉर्मल सोर्सेस रहता है ना, जहाँ पर कम बैंक का लोन रहता है वहाँ से लेते। मतलब ये समझ लो कि आप बैंक से लोन 30% किसान ही ले पा रहे हैं, और बाकी जो बच गए हैं 50% से भी ज़्यादा किसान, वो लोग सेठ साहूकार महाजन से लोन लेते हैं, अपने सोना चांदी को गिरवी रख देंगे या फिर ज़मीन को गिरवी रख देंगे, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद रिले प्लांटिंग के बाद बारे में बात की जाती है। द साइट रिले क्रॉपिंग जीके टुडे ने एक्सप्लेन किया है दिस इन द सम डिटेल। रिले प्लांटिंग का मतलब है प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम प्लॉट। जमीन एक ही है लेकिन अलग अलग फसलें हम उसमें उगा रहे हैं, वन राइट आफ्टर अनदर, एक फिर उसके बाद दूसरी, इन द सेम सीजन, सीजन एक ही रहेगा। एग्जाम्पल, सच रिले क्रॉपिंग वुड बी प्लांटिंग राइस या फिर वीट, कलीफ्लावर, ऑनियन एंड समर गोर्ड या फिर पटाटो ओनियन, लेडीज फिंगर एंड मेज। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देख लिए ना, जैसे कि हमें गेहूं या फिर चावल के साथ में कलीफ्लावर, ओनियन एंड समर गॉर्ड, जिसको पटाटो फिर ऑनियन, लेडीज फिंगर एंड मेज, इन द सेम सीजन। वाई डू दिस? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो रिस्क है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही फसल पर डिपेंड नहीं रहेंगे। इसके अलावा इट मीन्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, इंसेक्ट स्प्रीड लेस, एंड एनी लेग्यूम्स एक्चुअली एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। We have read about how small farmers in Telangana, Karnataka and Maharashtra are actually doing this and earning money out of such relay farming। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया हो जाता है, और हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र में, जो कि एक्चुअली इस काम को कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये लोग क्या काम करते हैं? प्लांटिंग करते हैं ऑनियन, टर्मरिक, चिलीज, जिंजर, गार्लिक एंड इवन सम नेटिव फ्रूट, thus making profit during these relay time। GK Today's does however point out the difficulties involved in such relay cropping, namely mechanization here can be difficult, plus management requirement are somewhat higher। प्रॉब्लम बताई जाती है कि यहाँ पर आप मशीनों का यूज़ नहीं कर सकते, मशीनों का यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन एक बात यहाँ महिलाओं को लेकर कही जाती है कि जो वुमेन प्लांट मटेरियल फॉर होम फूड, इट इज़ हेयर दैट वुमेन कम इन हैंडी। वुमेन प्लांट मटेरियल्स फॉर होम फूड, महिलाएं क्या होती हैं ना, क्या कम करती हैं, घर में खाने के हिसाब से ग्रीन्स, लीफी वेजिटेबल, पल्सेस जैसे कि ग्रीन ग्राम, फिंगर मिलेट जिसको रागी कहते हैं ना, और तमिल में खेजवारगू, केज जवारगू कहते हैं, होर्स ग्राम कहते हैं चने की दाल इन हिंदी, कुदरे ग्राम इन कन्नड़ा एंड कोल्लू इन तमिल, cowpeas and also grass, all of which add to the nitrogen to soil and also to the world around us। मतलब ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करती हैं।
fixing nitrogen just not under our feet but also in the air we breathe. CO2, ozone, oxide of nitrogen and phosphorus that we inhale every day from the filthy atmosphere is least nullified a little thanks to relay cropping. इसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में बात बताई जाती है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग का उपयोग यूएसए में किया गया था, जहां पर खेतों का साइज बड़ा बड़ा है। ये लोग क्या काम करते हैं, गेहूं उगाते हैं अलोंग विथ कॉर्न एंड सोयाबीन, 3 प्रकार की फसलें एक साथ उगा लेते हैं पट्टी के रूप में, इन द सेम फार्म इन अल्टरनेटिव मैनर। हाउएवर दिस नीड्स लार्ज लैंड, इसके लिए तो आपको बड़ी बड़ी ज़मीन चाहिए। इंडिया में वेयर देयर आर लार्ज फील्ड, जैसे कि वंस आउंड बाय सिटीज एंड स्टेट, यदि शहरों में आप देख लोगे और सरकारी जो ज़मीन रहती है, जो ज़मीन अधिग्रहण करती है, वहाँ पर बड़े बड़े लैंड रहते हैं। तो द लैंड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स। इसमें क्या होता है, 2 फसलों के बीच में घास की एक पट्टी को छोड़ दिया जाता है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर हैज हेल्प इस्टेब्लिशिंग द डिजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। इसके अलावा आप जो है प्लांटिंग भी कर सकते हो बीच बीच में, जिसके चलते चलते जो डिजर्टिफिकेशन है ना वो कम होगा। स्ट्रिप क्रॉप, जिसको रे ऑफ होप आप कह सकते हैं, इस टाइटल गिवन बाय द साइट विकासपीडिया में, विच डिस्कस वेस्टर्न कर्नाटका एंड नियर बाय तेलंगाना एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु, ड्राई बेल्ट विथ फ्रिक्वेंट ड्रॉट वेयर 80% ऑफ फार्मर डिपेंड ऑन ग्राउंडनट्स एज देयर ऑप्शन। तो ये लोग क्या काम करते हैं, ग्राउंडनट लगाते हैं, 80% ये लोग डिपेंडेंट है। ठीक है, ग्राउंडनट के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, मूंगफली। तो कर्नाटका वाटर सेट डेवलपमेंट टुगेदर विथ एएमई फाउंडेशन परसुडेड द फार्मर टू स्टॉप यूजिंग फिंगर मिलेट फूडर एंड ग्राउंडनट। तो एक ही किस्म की खेती आप मत करिए, मिक्स करके करिए ताकि ज़मीन का उपजाऊपन बना रहे। इसके बाद सॉइल मल्चिंग के बारे में बात बताई जाती है। तो जो बेयर सॉइल रहती है इसको कवर्ड कर दिया जाता है विद स्ट्रॉ, लीव्स एंड लाइक इवन व्हेन द लैंड इज इन यूज। खाली ज़मीन है तब भी कर सकते हैं, और यदि आपने वहाँ कोई फसल लगाई है वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं। तो मिट्टी को ढका जाता है, ठीक है, कचरे से, पत्तियों से, ताकि उसकी जो नमी है वो बरकरार रह सके। तो ये सारी बातें हैं जो बताई गई हैं जिनको इंडिया में अपनाने की ज़रूरत है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एशियन स्पाइडर से रिलेटेड। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना, एशियन स्पाइडर की है, इसी के बारे में न्यूज़ आई है। एशियन स्पाइडर सीन इन जॉर्जिया, जॉर्जिया में काफ़ी ज़्यादा संख्या में इनकी तादाद देखी गई है। ए लार्ज स्पाइडर नेटिव टू ईस्ट एशिया हैज़ स्पन इट्स थिक golden web on power line, porch, vegetable patches all over North Georgia this year। तो नॉर्थ जो जॉर्जिया है यहाँ पर हमको बहुत ही ज़्यादा इनकी संख्या देखने को मिली है। ये कहाँ की है, ईस्ट एशिया की प्रजाति है ये। तो नॉर्थ जॉर्जिया दिस ईयर ए प्रोफाइलेशन एकदम से तेजी के साथ जो बढ़त देख रहे हैं हम, हैज़ ड्रिवन सम अनवर्ड होम ऑनर इंडोर एंड प्रॉम्प्ट ए फ्लड ऑफ एनएक्सएल सोशल मीडिया पोस्ट। तो जैसे इनकी संख्या बढ़ी है, लोग चिंतित हो गए हैं, इसके साथ साथ में सोशल मीडिया भी पोस्ट की भी संख्या बढ़ी है, लोग पोस्ट कर रहे हैं। जोरो स्पाइडर की बात हो रही है यहाँ पर, इज कॉमन इन जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान। जोरो फीमेल हैव कलरफुल येलो, ब्लू एंड रेड मार्किंग्स ऑन देयर बॉडीज। ब्लू और रेड मार्किंग रहती है इनकी बॉडी में। तो जोरो स्पाइडर की भी हम इमेज देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो हमने एशियन स्पाइडर की इमेज देखे थे, तो ये है, देखो। अब यहाँ पर बात बताई जाती है, ये क्लियरली नहीं है कि हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे पहली जोरो स्पाइडर अराइव हुई थी यूएस में।
या फिर वाई दे आर सो अबंडेंट दिस ईयर, और इस साल इनकी संख्या आखिर ऐसे बढ़ क्यों गई है। द बॉटम लाइन्स इज देयर आर मैनी अननोन्स। मोस्ट ऑफ जोरोस आर एक्सपेक्टेड टू डाई बाई लेट नवंबर, लेकिन दे मे रिटर्न टू इक्वली लार्ज या फिर इवन लार्जर नंबर नेक्स्ट ईयर, दाउ साइंटिस्ट से इवन दैट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट विथ एनी सर्टेनिटी। आज का जो न्यूज़पेपर है ना काफ़ी लंबा होना वाला है, क्योंकि दो ही आर्टिकल हम साइंस के पढ़े हैं और उसमें ही हमारा लगभग 20 मिनट हो गया है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्रुवी भालुओं से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं। मॉनिटरिंग व्हाट पोलर बियर ईट कैन रिवील फैक्ट अबाउट एनवायरमेंटल शिफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरीन मैमल प्रे। तो बताया जाता है कि यदि इन प्राणियों का खान पान में चेंजेस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उनका खाना ख़त्म हुआ है, वातावरण में बदलाव आया है, इसका प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है। रिसर्चर फाउंड बाय हार्वेस्ट बेस्ड सैम्पलिंग ऑफ पोलार बियर इन नानुवर्ट रीजन दैट दीज वर इन फैक्ट फ्लेक्सिबल ईटर, मेकिंग देम आइडियल एज मॉनिटरिंग टूल टू ट्रैक एनवायरमेंटल चेंजेस इन आर्कटिक। तो कुछ क्षेत्रों में जो पाए गए हैं इनके बारे में बात पता चली है कि ये फ्लेक्सिबल ईटर है। इससे क्या होता है, मेकिंग देम आइडियल एज ए मॉनिटरिंग टूल टू ट्रैक एनवायरमेंटल चेंजेस इन द आर्कटिक। तो ये यही है कि इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है कहाँ पर, आर्कटिक में। और यहाँ पर यदि IUCN का इसका स्टेटस देखोगे आप ना, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड हैबिटाट लॉस कास्ड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने से इनका जो प्राकृतिक आवास है ना वो कम हो रहा है, मतलब बर्फ़ पिघल रही है, तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे। तो इसी के चलते चलते पोलर बियर इज क्लासिफाइड एज ए वल्नरेबल स्पीसीज। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हमारे सूंघने की कैपेसिटी से रिलेटेड है, जिसको ऑल फैक्ट्री कहते हैं, मतलब कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेलिंग की सेंस से रिलेटेड ये वर्ड है। ऑफ्लैक्टरी ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो कि हमारे सूंघने की क्षमता से, सेंस से रिलेटेड हैं। ऑफ्लैक्टरी ऑर्गन नेटवर्क ये मदद करता है किसमें, ह्यूमंस डिस्टिंग्विश बिटवीन मिलियन ऑफ स्मेल। इससे आप अलग अलग चीज़ की सुगंध में अंतर बता सकते हैं, किसके माध्यम से, ऑफ्लैक्टरी ऑर्गन की माध्यम से। ए स्टडी बाय कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इनेबल मेजर्ड ऑफ सिग्नल फ्रॉम ऑफ्लैक्टरी बल्ब। ऑफ्लैटरी बल्ब सिग्नल भेजता है, उसको पहली बार ये लोग मेजरमेंट करने में सफल हुए हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन इन ब्रेन व्हेन ए पर्सन इनकाउंटर अनप्रेजेंट स्मेल। तो इन्होंने ये भी ऑब्जर्व कर लिया है कि हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं जब कोई पर्सन है इनकाउंटर करता है अनप्लीजेंट स्मेल्स को, मतलब जो उसको पसंद नहीं है, यदि वो स्मेल सूंघता है तो क्या चेंजेस आते हैं। रिसर्चर ने फाउंड किया है दैट नेगेटिव स्मेल्स आर प्रोसेस्ड अर्लियर देन पॉजिटिव स्मेल। तो इसमें बताया जाता है कि जो निगेटिव स्मेल रहती है उनको हमारा दिमाग जल्दी से बता देता है, फट से जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जुपिटर से, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसका एक ग्रह है ज्ञानीमीड, जो कि इसके उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसका जो कलर है आप देख रहे हैं ना, हल्का पीलापन लिए हैं। तो जुपिटर इज नोन फॉर इज बैंडेड अपीयरेंस। तो आप ये पट्टियाँ देख रहे हैं ना, वाइट स्ट्रिप नोन एज जोन्स एंड डार्कर रेडिश वंस बेल्ट। बेल्ट किसको कहेंगे और जोन किसको कहेंगे, तो जो सफ़ेद पट्टी है उसको आप जोन बोलोगे, एंड डार्कर रेडिश वंस जो दिखाई दे रही है उसको आप बेल्ट कहोगे। ठीक है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना डार्क रेडिश कलर की पट्टी, उसको आप बेल्ट कहते हैं। यूजिंग माइक्रोवेव रेडियोमीटर जूनो प्रोब डिस्कवर्ड दैट अपीयरेंस, मतलब ब्राइटनेस ऑफ जुपिटर्स बेल्ट एंड जोन्स इनवर्ट नियर द बेस ऑफ द क्लाउड।
तो यहाँ पर बात बताई जा रही है, देखो जो अनुमान हम लगाते हैं ना वो विपरीत भी हो सकता है जुपिटर के बेल्ट और जोन्स में, बेस्ड ऑफ द क्लाउड्स, सिंस द ब्राइटनेस रिलेट टू आइदर वार्मथ ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो ब्राइटनेस देख रहे हैं हम वो एटमॉस्फेयर की गर्मी हो सकती है या फिर अमोनिया की उपस्थिति को बताता है। तो रिसर्चर लोग ये बिलीव कर रहे हैं आइदर ऑफ दिस पैरामीटर इन्वर्ट, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे एज यू गो डीप इन द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में आप जैसे जैसे गहराई में जाते जाओगे ये क्या हो सकते हैं, उल्टे हो सकते हैं। इसके बाद अल्जाइमर की बीमारी से लेकर के एक आर्टिकल छपा है, प्रोग्रेस ऑफ अल्जाइमर्स। तो न्यू रिसर्च लेड बाय यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज रिसर्चर पब्लिश्ड इन साइंस एडवांसेस, इन्होंने ये फाइंड किया है डिफरेंट रूट टू अल्जाइमर्स। ठीक है, इसके अलग अलग रास्तों को इन्होंने बताया है जिसके चलते चलते ये फैलता है। रेदर देन ओरिजिनेटिंग इन ए सिंगल पॉइंट एंड स्प्रेडिंग एज ए चेन एंड किलिंग ब्रेन सेल। इसमें क्या होता है, रेदर देन ओरिजिनेटिंग इन सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेटेड होना और एक चेन के रूप में फैल जाना और जो ब्रेन की सेल्स हैं उनका ख़त्म हो जाना। इससे क्या करके हट करके दे फाउंड दैट डिसीज रीचेस डिफरेंट पॉइंट, ये जो रोग है ना अलग अलग पॉइंट में पहुंच जाता है अर्ली ऑन। फिर द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज डिपेंड ऑन हाउ क्विकली इट किल्स दीज सेल्स, और इसके बाद कैसे करके ये फटाफट कोशिकाओं को मारना चालू कर देता है इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद जल्दी से चलते हैं हम वेबसाइट पर। ठीक है, ये जो वेबसाइट है आप यहाँ पर जाकर के विजिट करते रहिए, edubucketsblogspot.com। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे छूट जाती हैं, ठीक है, जिनको मैं आपको बता नहीं पाता हूँ, वो सारी जानकारी यहाँ पर मैं अपलोड करते जाता हूँ। तो यहाँ पर आप जाकर के ज़रूर विजिट करें। इसके अलावा यदि आप उपन्यास कहानियाँ पढ़ने के शौकीन हैं तो कुछ किताबें हैं जैसे गुलामगिरी, एनसीईआरटी हिस्ट्री में इसका उल्लेख किया गया था, इसलिए मैंने इस बुक का पीडीएफ यहाँ पर अपलोड किया हूँ। ठीक है, और इसका ऑडियो बुक भी बहुत जल्दी आने वाला है तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के बारे में न्यूज़ आई थी, कहाँ पर न्यूज़ आई थी, पीआईबी के ये न्यूज़ है। इसका उद्घाटन किसने किया है, अमित शाह ने उत्तराखंड में किया है। कहाँ पर, देहरादून में। तो मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ है। तो उत्तराखंड में क्या होता है, विपरीत मौसम में पशुओं को चारा पहुंचाने के लिए जो लेडीज़ हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। इसी के चक्कर में क्या काम किया गया है, यहाँ पर 2000 किसान लगभग 1000 एकड़ पर मक्के की खेती करेंगे और उससे वैज्ञानिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की योजना सरकार ने बनाई है। इससे किसानों को फायदा होगा। घस्यारी कल्याण योजना के अंतर्गत 30% सब्सिडी पर 2 रुपये किलो की दर से पशु आहार दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के चलते चलते लोगों को दूर दूर तक जो घास लेने के लिए जाना पड़ता था वैसा भी जाना नहीं पड़ेगा। इस योजना का उद्देश्य है उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण पर्वत वाले इलाकों में पशुपालकों को पैक्ड साइलेज संपूर्ण मिश्रित पशु आहार उनके घर घर तक पहुंचाना है। इस योजना का उद्देश्य 1 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों को लाभान्वित करना है, जिसमें ज़्यादातर लेडीज शामिल है। इनको रियायती दर पर साइलेज, टीएमआर, फीड ब्लॉक उपलब्ध कराया जाएगा और चारा काटने के कार्य से इनको मुक्त कर देंगे। सरकार कह रही है इस योजना से किसानों को पौष्टिक पशु चारा मिलने वाला है और स्वस्थ और दूध की पैदावार में दोहरा लाभ होगा। ये जो योजना है साइलेज उत्पादन और विपणन सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा संचालित की जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद जो फ्रंट पेज से न्यूज़ है वो G20 की मीटिंग से लेकर के हैं। तो नरेंद्र मोदी ने मुख्यतः जोर दिया है किस पे, G20 की समिट जो कि रोम में आयोजित की गई थी। एड्रेसिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ G20 समिट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल हेल्थ, कहाँ पर, रोम में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ज़्यादातर अपना जो जोर है वो दिया था कोलैबोरेशन
कोलेबरेटिव अप्रोच टू फाइट द कोरोना पैंडमिक, मतलब कि कोरोना से लड़ने के लिए सबका साथ चाहिए, ऐसा मोदी का कहना है। इसके अलावा इन्होंने रिजिलेंट ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी की भी बात कही कि हमने जो है 150 कंट्री को क्या करे हैं, मेडिकल की जो हेल्प है ना वो प्रोवाइड करे हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके अलावा इन्होंने जोर दिया था वन अर्थ वन हेल्थ, कंप्रहेंसिव सॉल्यूशन लाने की बात इनके द्वारा की गई है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एप्रिसिएटेड G20 का जो पुश है ना ग्लोबल ट्रेड मोर ट्रांसपेरेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 15%। ठीक है, इसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही। इससे प्रिवेंट होगा टैक्स इवेशन और मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। कल ही हमने न्यूज़ देखे थे मनरेगा से रिलेटेड, उसमें बताया गया था कि राज्य सरकारों के पास में पैसा नहीं है, पैसे की कमी जा रही है, क्योंकि सरकार ने जो फंड अलॉट करी थी ना मनरेगा में वो कम था, क्योंकि काम की डिमांड बढ़ गई है बेरोजगारी बढ़ने से, तो फंड बचा ही नहीं है जिससे लोगों को वेज दिया जा सके। इसके अलावा उन लोगों ने काम की डिमांड करी है तो उनको काम भी राज्य सरकारें नहीं दे पा रही हैं। कल ही ये न्यूज़ छपी थी और उसी का ये रिप्लाई आया है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, गवर्नमेंट का कहना है जो फंडिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। द सेंटर इज कमिटेड टू रिलीजिंग फंड फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स फ्लैगशिप महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सरकार की तरफ से बोला जाता है पिछला साल द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड अलोकेटेड 50,000 करोड़ का एडिशनल फंड ओवर एंड अबव इनिशियल बजट एस्टीमेट। जितना खर्चा हमने अनुमान लगाए थे उससे हमने ज़्यादा ही दिया है। कितना दिया था? 50,000 करोड़ रुपया एलोकेट किए थे इसमें, जबकि शुरू में सरकार ने ये बोली थी ना कि अब चूंकि लॉकडाउन ज़्यादा लगा नहीं है इसलिए हम जो है इसमें फंड कम दे रहे हैं, और दूसरी बात यह है जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम और पैसा दे देंगे, ऐसा सरकार का कहना था। और बात यहाँ पर बताई जाती है, देखो इनिशियल बजट एलोकेशन फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर वाज 18% हायर देन द बजट एस्टिमेट फॉर द प्रीवियस ईयर। कितना परसेंट हमने ज़्यादा दिए हैं इसके बारे में बात बताई गई। ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर सो फार ओवर 63,793 करोड़ हैव बीन रिलीज का के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। करेंट में यदि देखोगे तो 8,921 करोड़ फंड अवेलेबल है विच कैन मीट द वेज लायबिलिटी इक्वल टू दिस करेंट अवेलेबिलिटी। तो इससे कम से कम पैसा थोड़ी बहुत तो दिया जा सकता है सैलरी। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पिक्चर बताती है कि इलेक्शन यदि हो रहे हैं तो आपको घर घर से उठा करके, आप 90 भी साल के हो तो आप घर जा कर के उठा करके इलेक्शन के पॉइंट तक लेके जाएंगे और आपसे वोट डलवाएंगे। लेकिन जब चुनाव हो जाता है उसके बाद क्या होता है तो आप जानते ही हैं, कोई आपको पूछने के लिए नहीं आता है। आज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को इनकी डेथ हुई थी। एक स्कीम हम देखने वाले हैं, फार्मर कैन नाउ गेट डीजल एट देयर डोर स्टेप। अब किसानों को उनके घर पर क्या मिल जाएगा? डीजल मिल जाएगा। फार्मर इन अराउंड 100 विलेजेस here in Andhra will be able to get diesel at their doorstep with the launching of 6,000 लीटर मोबाइल डीजल डिस्पेंसर कॉल्ड बाउजर ट्रक। उसका नाम रखा गया है नेली मारला MLA बदुकोंडा अपाला नायडू इनॉग्रेटेड द ब्राउजर एट आउटलेट एट आइनाडा जंक्शन ऑन सैटरडे। तो ये अच्छी पहल है ताकि किसानों को शहर जाना पड़ता था ना, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वहाँ से वो लोग पेट्रोल डीजल लेकर के आते थे, इसमें उनका और खर्च हो जाता था।
तो अब सरकार चाहती है कि घर पर ही हम अवेलेबल करा देंगे, ये ट्रक जाएगा उसको ले करके।